हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी केवीएस सुपर टेट की पॉलिटी के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है न्यायालय। ठीक है, न्यायालय में हम 3 तरह के न्यायालय के टॉपिक आज कवर करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे और इनके बारे में हम उतना जानेंगे जो आपके केवीएस और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वैसे तो दिया बहुत कुछ है लेकिन मैं यहाँ पर आपको वही चीज़ें बता रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक, और एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने इतनी क्लासेस दी हैं, कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, 5-10 मिनट की वीडियोस हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ी मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ कि पढ़ने वाले को भी बोरियत महसूस ना हो। ये ऐसी वीडियो आप निकलते चलते उठते बैठते कभी 5 मिनट का एक देख सकते हो। ठीक है, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ जाएगा कि आपका कोई समय बर्बाद हो जाएगा। आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट देख ले रहे हो तो और अच्छी चीज़ और रिवीजन ही हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको नहीं देखना है तो आपको जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हैं। पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि वो सोर्स क्या है, चाहे वो बुक से पढ़ना हो, चाहे वो क्लासेस से पढ़ना हो, चाहे वो यूट्यूब से पढ़ना हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ना हो, सेल्फ स्टडी पढ़ना हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आप कितना ज़्यादा पढ़ते हैं, चीज़ों को कितना ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, और केवीएस की भर्ती तो अब जल्द ही आने वाली है। इतना केवीएस को लेकर के जो शोर मचा हुआ है, तो ये चीज़ बिल्कुल आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है, 2 से 3 महीने के बीच का टाइम होगा। इतने सब्जेक्ट्स हैं, और अगर आप पीआरटी टीजीटी दोनों का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर टीजीटी पीजीटी दोनों का एग्ज़ाम देने वाले, तब तो आपको और ज़्यादा तैयारी करनी होगी। और अगर एक भी एग्ज़ाम देने वाले तो भी सब्जेक्ट के अंदर इतना मैटर होता है, तो इसलिए आप अभी से ही पढ़ते रहिए, मेरी आपको यही सलाह है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे मैं आप सबसे पहले बताती हूँ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा 1774 में कलकत्ता में इसका गठन हुआ था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारत शासन अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1947 में न्यू दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, स्वतंत्रता के बाद प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के? तो हीरालाल जे कानिया थे। ठीक है, मैं बिल्कुल स्पीड में पढ़ाऊँगी तो अब आप बिल्कुल स्पीड में देखते जाइए बिना स्किप किए हुए। ठीक है, कोई बातें नहीं, सीधे डायरेक्ट हम टॉपिक पे आएंगे। मेन बात तो ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है मैंने वो यहाँ पे कवर किए। ठीक है, बिना समय गवाए तुरंत हम स्पीड में कवर करते हैं। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट, एससी से यहाँ मतलब सुप्रीम कोर्ट है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और न्यायाधीशों का वेतन और सेवा शर्तें इन्हें निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्रदान किया है। ठीक है, तो ये सारे अधिकार किसको प्राप्त हैं? कौन कौन से अधिकार? सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या कितनी होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है क्षेत्र का वो कितना होगा, उनकी वेतन वगैरह, ये सब संसद को अधिकार है निर्धारित करने का, संसद इन्हें निर्धारित करती है। ठीक, मूल संविधान में जो ओरिजिनल पहले संविधान था उसमें न्यायाधीशों की संख्या 1+7 यानी कि टोटल 8 संख्या थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ये मूल संविधान की बात हो रही है। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 1+33 यानी कि टोटल 34 संख्या है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। तो यहाँ कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है, आप उसको कुछ भी और रॉन्ग ना समझे। ठीक है, तो मूल संविधान में क्या संख्या थी? अगर मूल संविधान की पूछी जाए तो आप वो बताएंगे, वर्तमान की पूछी जाए तो आप वर्तमान की बताएंगे। फिर है न्यायाधीशों की अर्हता, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए न्यायाधीश बनने के लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑलमोस्ट हर जगह आता है वो है भारत का नागरिक होना। ठीक, कि भारत नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर किसी उच्च न्यायालय यानी कि किसी हाई कोर्ट का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार 5 वर्ष तक, कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। किसी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का या फिर ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या तो कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध विधिवेत्ता हो, यानी कानून का जानकार हो। विधि वर्ड लॉ से रिलेटेड है, यानी विधि का मतलब लॉ होता है या कानून होता है। ठीक है, तो कानून का जानकार हो।
फिर इसके बाद मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश का पद जब खाली हो या फिर अनुपस्थित हो, वो किसी कारण से कर्तव्य का पालन न कर पा रहा हो अपने, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों में से ही किसी एक को राष्ट्रपति उस पद पर नियुक्त कर सकते हैं, जो कि उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा, ठीक है। जब उनका पद जो है खाली होता है, तब जिनकी नियुक्ति की जाती है न्यायाधीश को उनके स्थान पर कार्य करने के लिए, उन्हें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होते, बल्कि उन्हें पद खाली होने पर या अनुपस्थित होने पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहलाते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि एड हॉक जस्टिस, एड हॉक कहते हैं तदर्थ को, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है? अगर कोई सुनवाई हो रही है लेकिन उस सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है पदावधि, यानी कितने समय तक रहते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक, या किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं, ठीक है, साइन किया हुआ, ठीक है। तो मतलब उनकी आयु कब तक अपने पद में रह सकते हैं, कितनी आयु होनी चाहिए? तो 65 वर्ष तक रह सकते हैं, या फिर अगर इसके पहले भी वो अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो ये पदावधि हो गई। फिर इसके बाद पद से हटाना, तो ये तो हो गया खुद से हमें हटना है, और अगर कोई हटाना चाहे तो किस तरीके से हटाया जा सकता है इन्हें अपने पद से? तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित जो समावेदन है उसके द्वारा राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। विशेष बहुमत कितना होना चाहिए? सदन के सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो मेनली कह सकते हैं राष्ट्रपति जो है इन्हें शपथ दिलाता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति आता है तो राष्ट्रपति, नहीं तो फिर उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, ठीक। फिर हाई कोर्ट पर आते हैं उच्च न्यायालय। तो भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ था, ठीक। बम्बई पहले कहते थे उसको, मुंबई को। 1866 में चौथे हाई कोर्ट की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और मैं इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँ ताकि जल्दी से टॉपिक कवर करा दूँ। कुछ समझ नहीं आया आपको तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट है न्यायाधीशों की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत के न्यायिक कार्यों में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, या फिर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या फिर अन्य न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो, ठीक है। फिर इसके बाद इनकी शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति जो है इन्हें शपथ दिलाता है, और इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। लेकिन अगर पहले भी अपने पद से मुक्त होना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। मैं वही पॉइंट्स यहाँ पे आपको बता रही हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत थ्योरेटिकल नहीं है, 1 लाइन में है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या होती? तो वैसी ही चीज़ें यहाँ भी सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। और इसकी प्रक्रिया क्या होती? हटाने का जो प्रस्ताव है पहले तो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद संसद के दोनों सदन से कम 2/3 बहुमत मिलना चाहिए, और उसके बाद उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और फिर राष्ट्रपति क्या है, उस न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है न्यायाधीश को हटाने की उसके पद से, ठीक है। तो खुद से हटना चाहे तो फिर राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र दे सकता है, हट सकता है, या फिर 62 वर्ष की आयु पूरी होने पर हट सकता है, या फिर अगर हटाने के लिए है तो फिर ये प्रक्रिया है किस तरीके से न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। फिर इसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट की बात करते हैं, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, जो इम्पोर्टेंट है बस वही बता रही हूँ, और फिर आगे जैसे सिलेबस चेंज होगा तो और मैं डिटेलिंग बता दूँगी जहाँ पे कुछ कमी रह जाएगी। तो अधीनस्थ न्यायालय को जिला न्यायालय भी कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया, एक तो सिविल कोर्ट होता है, एक क्रिमिनल कोर्ट होता है, ठीक है। जिला न्यायालय का प्रधान जिला जज होता है। सिविल कोर्ट यानी कि दीवानी, क्रिमिनल नाम से समझ में आ रहा आपराधिक न्यायालय, ठीक है, जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं। तो
तो यहाँ पर इतना कोर्ट को लेकर के जितना भी केवीएस और सुपर टेट की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट था है तो इसमें बहुत सारा कुछ, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल अभी फ़िलहाल मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर अगर कुछ सिलेबस में चेंजेस आ रहा है तो उसके आधार पर और डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूँगी। फ़िलहाल अभी इतना बता देती हूँ। और इसमें लगभग 3-4 टॉपिक और पॉलिटी में बचे हुए हैं। ये 3-4 टॉपिक पॉलिटी के कंप्लीट होने के बाद में फिर मैं आपको पॉलिटी जो है एनसीईआरटी से करवाऊँगी, क्लास 6 से लेकर के 10th तक, ठीक है। एनसीईआरटी से कैसे करवाऊँगी, इससे आपकी एनसीईआरटी भी तैयार हो जाए, क्योंकि मोस्टली जो है एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सीटेट में है, केवीएस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फंसते हैं। जीके बेसिकली एनसीईआरटी से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जीके के नाम जीके रहता है और वो एनसीईआरटी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्हीं सबसे मोस्टली क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी कराऊंगी इसके बाद में, ताकि आपकी पॉलिटी बिल्कुल 3-4 वीडियोस और हैं और पॉलिटी यहाँ पे ये पूरी ख़त्म हो जाएगी। फिर बस एनसीईआरटी की 6 to 10th की पॉलिटी रहेगी और साथ में पेडागोजी भी चलती रहेगी। तो अगर आप केवीएस, एनवीएस या फिर कस्तूरबा वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या अगर आप यूपी टीजीटी बायोलॉजी या फिर एलटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है मैं उसका आपके अपडेट प्रोवाइड कर दूँगी। ऑल द वेरी बेस्ट, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।